हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि है हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो देखिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जो हमारा पहला टॉपिक था, यानी स्टोन एज के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपको बताया था किस क्रम में हमको इन चीज़ों को पढ़ना है। तो हमने आपको पहले ही इसके बारे में जो कोर्स है वो डिटेल में बताया था। तो इसमें देखिए, हम 3 टॉपिक ऑलरेडी कल ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमारा पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इनको हम कल ही कवर कर चुके हैं। और फिर आज की क्लास में हमको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और इसको हम 2 क्लासेस में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी खोज के बारे में, और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर हम इससे जुड़े जो स्थल हैं उनके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है ये सभ्यता। कल हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमको रिटन एविडेंस मिले तो हैं, बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। यानी रिटन एविडेंस हमको मिले हैं इस काल में, बट इनको हम पढ़ नहीं सके, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके बारे में वो हमको प्राप्त नहीं है। जितने अवशेष मिले उसी हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की। तो इसी में आती है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य नाम हैं वो भी आपको जानने ज़रूरी हैं। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे मेलुहा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अब देखिए, क्यों इनका नाम इस प्रकार से नामकरण किया गया, यानी अन्य नाम जो निकल कर आए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। और अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और ये जो मेलुहा नाम है, तो क्या हुआ कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया में सिंधु नदी को मेलुहा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम मेलुहा भी पड़ा। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि पाषाण काल में जो पत्थरों से औजार हैं वो बनाए जाते थे, और इसमें फिर कांसा का यूज किया गया, यानी कांसा धातु का यूज किया गया हथियार बनाने में, और इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यानी अगर हम बात करें सबसे प्राचीन सभ्यताओं में, तो ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और इससे पहले जो भूवैज्ञानिक थे, यानी इससे पहले वैज्ञानिक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन मानते थे, बट जब इसकी खोज हुई, क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई, तो इसकी जब खोज हुई प्राचीन सभ्यता की, यानी हड़प्पा सभ्यता की, तो फिर इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कहा गया। तो चलिए अब देखते हैं इस सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई, यानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर यहाँ पर मिला, जिससे हम ये अनुमान लगा पाए कि किस प्रकार की ये सभ्यता हुआ करती थी। तो इसी के ये अवशेष हैं जो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईंटें भी मिले, ईंटों के प्रमाण भी मिले। तो देखते हैं किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो यानी टाइम पीरियड है वो याद रखना है। और ये जो टाइम पीरियड है ये आपको वेरी करता हुआ मिलेगा, यानी अलग अलग बुक्स में टाइम पीरियड अलग दिया हुआ है। तो ज़्यादातर सोर्सेस में जो टाइम दिया गया है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें 1826 में क्या हुआ कि कुछ यानी कुछ गांव वालों के द्वारा जब खुदाई की गई, तो वहाँ से कुछ ईंटें मिली, एक अलग प्रकार की वहाँ से ईंटें प्राप्त हुई। तो फिर एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। तो कई सारे नाम यहाँ पर आने वाले हैं, तो आपको याद रखना है किस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य जुटाए, यानी उन्होंने इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए, और फिर उतनी ज़्यादा ये खोज वहाँ पर कर नहीं पाए। तो फिर ये उसी तरीके से, यानी इन्होंने साक्ष्य प्राप्त किए थे कुछ इस सभ्यता से रिलेटेड, बट इसकी ज़्यादा खोज हो नहीं पाई, ज़्यादा इसमें शोध हो नहीं पाया। तो इसलिए ये
वहीं पर समाप्त हो गया। फिर क्या होता है कि 1856 में, और ये आपको कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में 1853 लिखा हुआ भी मिलेगा। तो देखिए दोनों सन यहाँ पर अलग अलग जगह पर आपको लिखे मिलेंगे, लेकिन जो आप गूगल करेंगे या अन्य सोर्सेज में देखेंगे तो ज़्यादातर आपको 1856 ही मिलेगा। तो 1856 के बीच क्या हुआ कि कराची से लाहौर के बीच, कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और इसमें जब यानी रेल लाइन बिछाने में जब खुदाई हुई तो इसमें कुछ ईंटें मिली, यानी जब खुदाई हो रही थी तो कुछ ईंटें मिली। तो ये जो रेल लाइन की खुदाई का काम है, ये जो देख रहे थे ब्रंटन बंधु, तो ब्रंटन बंधु ने ये देखा कि यहाँ पर कुछ ईंटें मिली हैं, यानी कुछ असाधारण ईंटें वहाँ पर प्राप्त हुई। तो फिर ब्रंटन बंधु ने सरकार को सूचना दी, यानी जिनमें जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, ये ब्रंटन बंधु थे जिन्होंने फिर सरकार को जानकारी दी कि यहाँ पर खुदाई में कुछ ईंटें मिली हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो ये यहाँ पर ईंटें प्राप्त हुई थी ये यहाँ पर दे दी गई। एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इनको दे दी गई थी। और ये क्या थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इनको ही ये ईंटें दी गई कि आप इसमें शोध करिए कि ये ईंटें कब की हैं और क्यों ये ईंटें हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ये दिया गया। और अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इन्हीं ने ही, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सन 1861 में ASI की स्थापना की, यानी आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1861 में। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और यही उसके फर्स्ट डायरेक्टर बने, प्रथम निदेशक बने भारतीय पुरातत्व विभाग के। और जो कि ये संस्था आज भी चल रही है, यानी जो पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग है जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आज भी संस्था चल रही है। इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। और एक इससे करंट से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि यानी वर्तमान में इसके कौन जो डायरेक्टर हैं वो कौन है। तो वर्तमान में वी विद्यावती वर्तमान में इस ASI की प्रमुख हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे क्या होता है, तो अब आगे क्या होता है फिर 1902 में, जो कि किसी किसी बुक में आपको 1904 भी मिलेगा। तो 1902 में क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन जॉन मार्शल को, यानी उस समय जॉन मार्शल तत्कालीन निदेशक थे ASI के भारतीय पुरातत्व विभाग के, क्योंकि तब जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी अंग्रेज़ों का ही शासन इस समय भारत में चल रहा था। तो फिर जॉन मार्शल जो कि वर्तमान में निदेशक थे भारतीय, यानी तत्कालीन निदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। तो फिर ये जो निदेशक हैं, यानी जॉन मार्शल निदेशक, इन्होंने फिर और 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिसमें दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे। तो फिर इसमें क्या होता है, 1921 को दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है, यानी खुदाई शुरू होती है। तो फिर वहाँ पर सबसे पहले जो स्थल प्राप्त होता है वो है हड़प्पा। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है। फिर अगले साल ही यानी 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो, जो कि एक और स्थल है इस सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी खोज की जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। किस प्रकार से, हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन को इसके साक्ष्य मिले। फिर 1856 में जब रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था कराची से लाहौर के बीच में, तो ब्रंटन बंधुओं को कुछ यहाँ पर ईंटें मिली और जिसकी जानकारी सरकार को दी गई। और ये जो ईंटें हैं ये फिर सौंपी गई अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। देन फिर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और वर्तमान में इसकी प्रमुख वी विद्यावती हैं। और 1902 में जॉन मार्शल, जो कि तत्कालीन निदेशक थे ASI के, उन्होंने 2 व्यक्तियों को और यहाँ पर नियुक्त किया,
इस स्थल की खुदाई करने के लिए, जिससे और जानकारी प्राप्त हो सके। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और फिर 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब देख लेते हैं इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हमको देखने को मिलता है। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें, यानी पहले तो सभी एक ही हुआ करते थे ना, जो पाकिस्तान है, भारत है, सभी एक ही हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद ही ये जो देश हैं वो अलग हुए, हम सभी को पता है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई है वर्तमान के हिसाब से। इसमें आता है हिंदुस्तान यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो इन 3 देशों में ये जो सभ्यता है इसका विस्तार यहाँ पर देखा गया है और ये एक त्रिभुजाकार शेप बनाती है। देखिए ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास ही इस सभ्यता का विस्तार हुआ है। जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो स्थल हैं वो खोजे जाने लगे, यानी धीरे धीरे कई सारे और स्थल खोजे गए। तो लगभग 1400 केंद्र यानी 1400 जो केंद्र हैं वो खोजे जा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। और ये जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये जो मोस्टली स्थल हैं वो पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। अब पहले ये सभी एक ही हुआ करते थे। तो इतने केंद्र अभी तक खोजे जा चुके हैं। और ये जो विस्तार है ये एक शेप बनाता है त्रिभुजाकार शेप। त्रिभुजाकार शेप हमको देखने को मिलती है इस हड़प्पा सभ्यता की। आप देख भी सकते हैं इसमें जब आप एक शेप बनाएंगे तो एक त्रिभुजाकार शेप दिखाई पड़ेगी आपको। इसमें इधर होता है आपका बलूचिस्तान वाला एरिया, इधर जम्मू कश्मीर वाला एरिया और नीचे महाराष्ट्र वाले कुछ एरिया में इस यानी इस सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से इस सभ्यता का जो विस्तार है वो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे स्थान भी दिए हुए हैं, जैसे हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदड़ो। तो इनके जो स्थल हैं उनके बारे में, यानी इससे रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता से जो रिलेटेड स्थल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में वो सभी स्थल को कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, जो इससे रिलेटेड स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं और कहाँ से क्या हमको प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हड़प्पन लिपि के बारे में। तो देखिए सबसे जो विशेष यहाँ पर हमको चीज़ मिली वो है हड़प्पन लिपि, यानी हमको लिपि यानी लिखित, यही हमारे लिखित प्रमाण हैं। ये लिखित प्रमाण तो मिले बट अनफॉर्चुनेटली हम इनको पढ़ नहीं पाए अभी तक। अगर हम इनको पढ़ने में सफल हो जाते, इस लिपि को पढ़ने में सफल हो जाते, तो हम इस हड़प्पा सभ्यता को और भी एक्सप्लोर कर सकते थे, इसके बारे में और भी जानकारी हम पता लगा सकते थे। तो ये जो लिपि है ये कैसी लिपि है? ये चित्रात्मक लिपि है, यानी आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, चित्रों के माध्यम से इस लिपि को लिखा गया है, चित्रात्मक लिपि है। और दुर्भाग्यवश आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए, यानी आज तक पढ़ा नहीं जा सका है कि इसमें आखिरकार लिखा क्या है, इसको हम डिकोड नहीं कर पाए। और इसीलिए कई सारे जो रहस्य हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता की, इस हड़प्पा सभ्यता के, अभी भी दबे हुए हैं। और इसे एक और नाम दिया जाता है वेस्ट्रोफेडन लिपि। वेस्ट्रोफेडन लिपि इसे कहा जाता है। देखिए सामान्यतः क्या होता है, जो हम लोग लिखते हैं, यानी जो देवनागरी लिपि होती है उसमें हम लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट हम लिखते हैं इस तरफ से इस तरफ की ओर, यानी लेफ़्ट टू राइट हम लिखते हैं जब भी कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, आपने देखा होगा। और कई सारी लैंग्वेज हैं, जैसे उर्दू लैंग्वेज हो गई, तो इसमें कैसे लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है राइट टू लेफ़्ट, यानी कई सारी लैंग्वेज में इधर से इधर की ओर लिखा जाता है, राइट से लेफ़्ट की ओर। बट ये जो हड़प्पन लिपि है ये आप देखेंगे तो इसमें किस प्रकार से इस हड़प्पन लिपि को लिखा जाता है, तो इसमें पहले लिखा जाता है राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ़्ट, यानी ये लिपि इस प्रकार से लिखी जाती है। तो काफ़ी थोड़ा सा ये एक अलग वे है इस लिपि को लिखा जाने का। तो देखिए ये हड़प्पन लिपि है जो कि एक चित्रात्मक लिपि है, इसे वेस्ट्रोफेडन लिपि के नाम से भी जाना जाता है और आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ये लिखी जाती है पहले किस राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट। और हम लोग सामान्यतः जो लिखते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, या कई सारी लैंग्वेज में राइट टू लेफ़्ट भी लिखा जाता है। तो ये इस हड़प्पन लिपि के बारे में इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं इस हड़प्पा
सभ्यता की। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, जब इसकी खुदाई की गई, बड़े पैमाने पर हमको साक्ष्य मिले, अवशेष मिले इससे रिलेटेड, तो फिर ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता किस प्रकार की रही होगी। क्योंकि अगर हम, जो ये लिपि मिली थी, अगर हम इसको पढ़ लेते तो हमको और भी ज़्यादा जानकारी एग्जैक्ट पता चल जाती, बट हम इसे यानी हड़प्पन लिपि को पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हमको एग्जैक्ट जानकारियाँ नहीं प्राप्त हैं। हमने केवल अवशेषों से इस सभ्यता के किस प्रकार की ये सभ्यता थी ये केवल अनुमान लगाया है। जो चीज़ें हमको मिली उससे हमने इस सभ्यता का अनुमान लगाया। तो इसीलिए ये जो विशेषताएं हैं ये अनुमानित विशेषताएं, जो भी अवशेष प्राप्त हुए उनके अनुसार इन विशेषताओं को बताया गया है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। काफ़ी यानी सुसज्जित और काफ़ी शांति प्रिय ये सभ्यता थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इसमें ईंटों का यूज किया गया था, क्योंकि कई विशेष प्रकार की जो ईंटें हैं वो यहाँ पर मिली हैं। इस सभ्यता की खुदाई में ये चीज़ें हमको मिली हैं। और यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, यानी प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी। साथ ही साथ नालियाँ एक बड़े नाले में, फिर बड़ा नाला एक और बड़े नाले में जाकर मिलता था, और सभी नालियाँ ढकी हुई मिली हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो यहाँ पर जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही यहाँ पर प्रॉपर जो सीवेज सिस्टम है वो यहाँ पर अपनाया गया था। और बात करें सड़कों की, तो यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी सड़कों की भी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। यानी एक अगर सड़क इस तरफ से आ रही तो एक इस तरफ से आ रही, और 90 डिग्री में ही एक दूसरे को काटती थी। और इस जगह एक चौराहा का निर्माण भी होता था, यानी प्रॉपर व्यवस्था थी सड़कों की भी यहाँ पर। तो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और बात करें अगर हम यहाँ के समाज की, कि यहाँ का समाज किस प्रकार से हुआ करता था, तो यहाँ का जो समाज था वो शांति प्रिय हुआ करता था, और साथ ही साथ मात्रात्मक समाज था, यानी मात्र प्रधान समाज हुआ करता था। अब ऐसा अंदाज़ा कैसे लगाया गया कि शांति प्रिय समाज हुआ करता था, तो देखिए यहाँ पर जो खुदाई की गई वह तो इसमें कहीं भी गोला बारूद या कोई बंदूक वगैरह यानी कोई भी ऐसे हथियार नहीं मिले जिससे ऐसा पता चले कि यहाँ पर जो काफ़ी सारी लड़ाइयाँ वो हुआ करती थी। इसीलिए ऐसा कहा गया कि समाज शांति प्रिय होगा, तभी किसी के पास ना गोला बारूद कुछ भी हमको यहाँ पर खुदाई में नहीं मिले। तो इस प्रकार से ये अनुमान लगाया गया कि किस प्रकार का समाज हुआ करता होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं यहाँ की। तो इसमें जो इनका व्यवसाय था वो क्या हुआ करता था, तो हमने आपको बताया था जब नवपाषाण काल आया तो जो मानव था वो कृषि भी करने लगा, साथ ही साथ उसने पशुपालन भी स्टार्ट किया। तो कृषि तो इनका मेन व्यवसाय था ही, जिसमें कई सारी फसलों का ये उत्पादन करते थे, जिनमें जो गेहूँ तो पहले ही इसकी खेती की जाने लगी थी नवपाषाण काल से ही। और फिर यहाँ पर ये जो यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार भी किया करते थे। और व्यापार कहाँ से किया करते थे, मेसोपोटामिया से ये व्यापार किया करते थे। और मेसोपोटामिया ये भी एक सभ्यता है जो पैरेलल ही लगभग हड़प्पा सभ्यता की चली है, और ये नील नदी के किनारे विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ से ये व्यापार किया करते थे। और अगर बात करें तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और साथ ही साथ ये अगर हम धार्मिक जीवन देखें हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ पर जो देवता प्रमुख थे तो पशुपति की पूजा की जाती थी, साथ ही साथ मातृ देवी की पूजा, और उसके साथ ही साथ प्रकृति पूजा, यानी प्रकृति का मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जैसे पीपल का वृक्ष आज भी धार्मिक माना जाता है, तो उनकी भी पूजा इन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी। तो उसके भी साक्ष्य मिले, कई सारी मूर्तियाँ मिली, तो जिससे ये अनुमान लगाया गया कि उनका जो धार्मिक जीवन था तो सभी देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती थी, जिसमें भगवान शिव की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं इस सभ्यता में। तो इस प्रकार का जो जीवन है वो हुआ करता था। तो ये विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी कंप्लीट होती है, यानी पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो स्थल हैं
यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे स्थल खोजे गए, तो सभी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। उनमें जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली, और साथ ही साथ उस दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र हैं, जैसे लोथल बंदरगाह है, तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, इससे रिलेटेड स्थल हैं, इससे रिलेटेड उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसी तरीके से इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आप प्रॉपर एक क्रम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।